सो हेलो बच्चों। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर 9 के बारे में बता देता हूँ। चैप्टर 9 सोयल था, जिसके बारे में कि अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था। एंड अब चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम सिर्फ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो एनिमल्स का और मतलब प्लांट्स का, दोनों का। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए एनिमल्स का। तो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें आती है उनका रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो स्टार्टिंग से कर लेते हैं। रेस्पिरेशन इज एन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द फूड। सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन क्यों एसेंशियल है? सबसे पहली बात तो रेस्पिरेशन एसेंशियल इसलिए है क्योंकि देखो, हमारी बॉडी को नीड है ऑक्सीजन की, और CO2 को हमें मतलब अपनी बॉडी से निकालना है। ठीक है। तो ऑक्सीजन की जब हमें नीड होगी तो वो हमें आउटर एटमॉस्फेयर या कह सकते हो आउटर इन्वायरमेंट से मिलती है। ठीक है। और वो जब इन्वायरमेंट से मिलती है तो हम CO2 इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, और वो सब प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन के थ्रू। अगर रेस्पिरेशन किसी बॉडी में नहीं हो रहा है तो वो 90 नहीं, वो 100% डेड है। ठीक है। रेस्पिरेशन होना ही एक चीज है, मतलब ये हम पूरी तरह प्रूफ नहीं मान सकते, बट हाँ एक एक वे है जिसमें कि तुम पता लगा सकते हो कि हाँ ये इंसान, ये कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नहीं है। उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा तो वो लिविंग है, नहीं होगा तो वो नॉन लिविंग है। अब कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, बट एक्सेप्शंस हमें इसमें पढ़ने नहीं है क्योंकि इतनी हायर स्टडीज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसका उसका यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ब्रेक डाउन करने में। ठीक है। ऑक्सीजन वी इनहेल यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज को, यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। ठीक है। ग्लूकोज को यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में तोड़ा जा रहा है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। तो ये हेल्प कौन कर रहा है इसे तोड़ने में? ऑक्सीजन। ठीक है। एंड एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। और जो एनर्जी है वो इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है, यानी कि ATP को तुम आगे पढ़ोगे, अगर इसमें हुआ था मैं तुम्हें बताऊंगा, बट ATP को तुम आगे चल के पढ़ोगे तो ATP की फॉर्म में इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन, इसे याद रखना, सेलुलर रेस्पिरेशन वो है जो कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है सेल्स के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ये नहीं कि ग्लूकोज को आउटर एटमोसफेयर में तोड़ के खा रहे हो। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी के अंदर ग्लूकोज गया तुम्हारे फूड के थ्रू या किसी भी तुमने कोई भी ऐसी चीज़ खाई जिसके अंदर की ग्लूकोज की भरपूर मात्रा है, वो तुम्हारी बॉडी में जाएगा। उसका पहले, सबसे पहले डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद वो जिस तरह मतलब जिस तरह का फूड है उस तरह से डिवाइड होता है, एंड उसके बाद वो एट द लास्ट ग्लूकोज में डिवाइड होके सेव होता है। आगे जब तुम्हें कभी यूज़ करना होगा तब वो ग्लूकोज यूज़ में आता है, या उसी वक्त वो यूज़ में आता है अगर तुम उसी वक्त काम कर रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल्स सेल्स इज इनसफिशिएंट, फूड ब्रेक डाउन इट बाय एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम वगैरह में करते हैं, ठीक है, जब कोई भी हैवी एक्सरसाइज करता है, व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, मसल सेल इज इनसफिशिएंट। जब हमारी मसल सेल्स को ऑक्सीजन सफिशिएंट इनसफिशिएंट फॉर्म में मिलती है, मतलब कि कम मिलती है, जितनी हमें चाहिए उससे कम मिलती है। जब हमें ऑक्सीजन, ठीक है, जब हमें ऑक्सीजन हमारी मसल्स को जितनी चाहिए उससे कम मिलती है, तो उस टाइम जो फूड का ब्रेक डाउन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। फूड ब्रेक डाउन इज बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। नहीं तो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, इट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि ब्रीथिंग क्या होता है। तो ब्रीथिंग का क्या मतलब है कि हम ऑक्सीजन तो आउटर एनवायरनमेंट से ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउटर एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ही तुम प्लांट्स में देख रहे हो तो लीव्स हैव पोर्स। लीव्स के अंदर जो ये तुम्हारी लीव्स होती है इस तरह, ठीक है, इसके अंदर है ना बारीक बारीक पोर्स बने होते हैं। ठीक है। कोई भी लीव हो उसके अंदर यहाँ पे बारीक बारीक छोटे छोटे पोर्स बने रहते हैं, दुनिया भर के। इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं दे सकते। ठीक है। ये इतने बारीक होते हैं, बहुत बारीक बारीक होते हैं।
इसमें, तो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं बट हमारी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। लीव्स हैव 4 कॉल्ड स्टोमेटा, उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा ऑफ गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। अब स्टोमेटा जो है वो क्या करता है, वो गैसेस का एक्सचेंज करता है डिफ्यूजन के थ्रू। जो स्टोमेटा है यानी कि जो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा है वो गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टेम हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स एंड फॉर गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। अब स्टेम्स जो तना होता है उसके पास लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है, उसके पास ये स्टोमेटा नहीं होते वहाँ पे प्रेजेंट, वहाँ पे लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस का एक्सचेंज करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन के थ्रू ही इसमें होगा तुम्हारी स्टेम में, और उसी के थ्रू उसमें तुम्हारा होगा लीव्स में, ठीक है। अब रूट हैव स्टोमेटल पोर फॉर गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन द सोइल। अब रूट्स भी जो है वो ऑक्सीजन को लेती है, पर वो कैसे लेती है, ठीक है, वो जो डिजोल्व रहती है, मतलब सोयल के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है ना वाटर के साथ मिलके, वो उस ऑक्सीजन को लेती है अपने स्टोमेटल पोर से। याद रखना स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आर वेरी अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर लाइक। अब देखो रेस्पिरेशन जो है वो हर तरह से अलग अलग तरह से वेरी करता है कि ऑर्गेनिज्म का किस तरह का मतलब ऑर्गेनिज्म का किस तरह का रहने का, मतलब किस तरह का वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस तरह से वो वेरी करता है। अब तुम्हें दिखा देते हैं सबसे पहले अर्थवॉर्म थ्रू द स्किन। अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो उसकी स्किन के थ्रू होता है, ठीक है, यानी कि जो अर्थवॉर्म है उसकी जो जो स्किन होती है, ऊपर की जो स्किन होती है ना, ये मान लो ये अर्थवॉर्म है, काफ़ी नोकिला अर्थवॉर्म बन गया, तो इसकी इस स्किन के थ्रू, इस स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, इस स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं हम इंसेक्ट्स की। थ्रू एंटायर बॉडी सरफेस, इंसेक्ट जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं अपनी पूरी बॉडी सरफेस के साथ, मतलब पूरी बॉडी सरफेस से। फिश जो है वो रेस्पिरेशन करती है गिल्स के थ्रू। फ्रॉग्स जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं अपने थिन मॉइस्ट एंड स्मूथ स्किन के थ्रू, ठीक है, इन वाटर एंड बाय लंग्स व्हेन इन लैंड। तो फ्रॉग्स में जो है फ्रॉग्स दो तरह से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं अपनी स्किन से जब वो पानी के अंदर रहते हैं जो कि बहुत ही थिन मॉइस्ट और स्मूथ है, और दूसरा वो करते हैं अपने लंग्स के थ्रू जब वो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, तो ठीक है, ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा आता है। इनहेल्ड एयर पासिस थ्रू नोस्ट्रिल्स इनटू नेजल कैविटी एंड देन इनटू लंग्स थ्रू विंड पाइप। अब सिंपल सी बात है, तुमने नाक से सांस ली, ठीक है, नाक से सांस ली, वो नेजल कैविटी के थ्रू तुम्हारे लंग्स में जाती है विंड पाइप से होकर, ठीक है। जब तुम नाक से सांस लेते हो, ठीक है, तो वो तुम्हारी नेजल कैविटी से होती हुई तुम्हारे लंग्स में जाते हैं विंड पाइप से होकर। याद रखना इस चीज को। अब ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन द ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव्स आउट एयर rich in carbon dioxide. The respiratory organ of exchange of gases vary in different organism. अब देखो इसमें रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के इसमें इस वाले पॉइंट में सेम वही चीज़ बताइए जो तुम्हें पहले बता दी है कि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, एंड उसके बाद जो हम रिलीज कर रहे हैं उस टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक लार्ज अमाउंट में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अब बात करते हैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। ह्यूमंस में देखा जाए तो वो लंग्स है, एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें इस पॉइंट में ये बताया गया कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन आवर लंग्स एक्सपैंड एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इन एज द एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग एक्सेलेशन। अब देखो जब तुम इनहेल करते हो यानी कि जब तुम सांस अंदर की तरफ लेते हो तो तुम्हारे लंग्स जो है वो फैल जाते हैं क्योंकि उनमें एयर भर जाती है, एंड जैसे जैसे तुम सांस छोड़ते हो या कहो CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ते हो, वैसे वैसे तुम्हारी जो क्या कहते हैं लंग्स जो है वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाना शुरू कर देते हैं। इंक्रीज फिजिकल, अब देखो इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एनहांसेस द रेट ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि जब तुम फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो उससे तुम्हारा रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है। यानी कि कैसे, जब कभी भी तुम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो या साइकिल वगैरह चला रहे हो या पैदल चल रहे हो तो उससे तुम्हारा रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है। इन एनिमल्स में काउ, बफेलो, डॉग्स एंड कैट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमंस। अब देखो जो एनिमल्स है जैसे कि काउ, बफेलो, डॉग एंड कैट,
इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रेस्पिरेशन करने का, ब्रीदिंग करने का सेम वही तरीका है जो कि ह्यूमंस में होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करें, प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन बॉडी सेल्स थ्रू वेरियस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में तुम्हारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 और वाटर में। ठीक है, वो तुम्हारा ब्रेक, जो ग्लूकोज है वो तुम्हारा ब्रेक डाउन होगा, और कई अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस है, कोई एक केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी, डिफरेंट तरह की केमिकल रिएक्शंस तुम्हारी बॉडी में एक ही टाइम पर चल रही होगी। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इंटरनल रेस्पिरेशन तुम्हारा दो तरह से होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, फूड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जिसमें कि तुम्हारा फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके गेट ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड द सेल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद द एनर्जी। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, तुम्हारा ऑक्सीजन का यूज होकर तुम्हारा जो फूड है, ठीक है, जो तुम्हारा फूड है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूट जाता है सेल्स में। ठीक है, सेल्स में जो तुम्हारा फूड स्टोर्ड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूट जाता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो तुम्हारा फूड मॉलिक्यूल होता है वो टूट जाता है, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता बस। ठीक है, अलोंग विद रिलीज ऑफ एनर्जी, इसमें सिर्फ एनर्जी तुम्हारी जो है एनर्जी रिलीज होती है इसमें। ठीक है, इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, तो इसमें तुम्हारी CO2 और जो वाटर है उसकी फॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिलती। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन का ये डिफरेंस है, बट इनमें और डिफरेंस देखना चाहो तो और भी बहुत सारे इनमें डिफरेंस तुम्हें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है वो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इससे अलावा चैप्टर नंबर 11 हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर को तैयार कर लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, पीस आउट।